हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जंतल। आज की इस क्लास में हम आईबी का जो ACIO की ग्रेड बी की पोस्ट आई हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो फास्टन हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है और जो आईबी है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है। तो इंग्लिश का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये इंग्लिश की बात हो रही है जो मैंने एनालिसिस किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है ना इंग्लिश का, बैंकिंग के पेपर भी सॉल्व किए हैं, SSC के भी सॉल्व किए हैं, स्टेट लेवल के भी सॉल्व किए हैं, FCAT के, CDS के, हर तरह के पेपर सॉल्व किए हैं। लेकिन जो इसमें इंग्लिश आई है वो काफी ट्रिकी है। जबरदस्त तरीके के क्वेश्चंस प्रेजेंट किए गए हैं। सच में ये एक इंटेलिजेंस का ही एग्जाम है। ये आपकी इंटेलिजेंस चेक करेगा। आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को सरफेस लेवल पे नॉलेज है तो वो भूल जाओ कि ये एग्जाम पास हो जाएगा। थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, वोकैबुलरी पे क्वेश्चन आए, लेकिन SSC में जैसे हम देखते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए, या बैंकिंग में भी कई बार होता है सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए, वो सब नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारा कंटेक्स्ट बेस्ड है, या फिर बहुत ही डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने ट्रिकी हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए वो एनालॉजी पे है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बेस्ड। ठीक है, अगर A है तो वो B है, तो आपको C बताना है कि C किसके इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड एनालॉजी, और ये रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं। जो रिलेशन इन दोनों का है वही रिलेशन इन दोनों में ढूंढना है। तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी बच्चे IB की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां पे भी आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक आती है रीजनिंग की, उसमें एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस है, या फिर आपको कहीं पे भी कोई भी बुक मिलती है उसमें से एनालॉजी के क्वेश्चंस लगाइए। जितने जहां से कहीं कहीं से भी लगा सकते हैं इसको लगाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामर में बात करते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट आया है। फ्रेज रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूं आपको फ्रेजल वर्ब्स आए, नहीं। फ्रेज रिप्लेसमेंट का मतलब वो ग्रामर बेस्ड है, अभी करेंगे। उसके बाद कंटेक्स्ट बेस्ड आए सारी ग्रामर। उसके बाद कंट्रैक्शन पे क्वेश्चन आए, प्रोनाउंसिएशन पे भी क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो पेपर हमने ये 3 पेपर सॉल्व किए हैं। 2014-15 में हुआ था ये पेपर ACIO का, और उसके बाद 17 वाला है, और उसके बाद ये है 13 वाला। इसमें हम 11 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, और इसमें 10 क्वेश्चन आए थे, और इसमें 13 में आए थे 25 क्वेश्चन। और जो अभी होगा 20 में, मतलब 21 में होगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के? 20 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करके। आप पेपर दे रहे हैं नहीं दे रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो टेक योर टाइम। चलिए, आई होप आप सबने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशंस समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले उसने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड वर्ड मीनिंग पेयर। अब उसने सबसे पहले ये लिखा है कि रॉन्गली मैच्ड कौन सा है। तो बहुत सारे बच्चे इस बात में ना कंफ्यूज हो कि उसने एंटोनियम्स पूछे हैं। ये बात आप ध्यान से समझिए। रॉन्गली मैच का मतलब क्या है कि अगर उसने A और ये B दिया हुआ है, सबसे पहले आपने इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में रिलेशन सिनोनियम है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर 3 में सिनोनियम है तो इसका मतलब जो तीन ऑप्शन होंगे उसमें भी सिनोनियम होगा, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें एंटोनियम होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, तो एंटोनियम पे टिक कर दोगे। ये भी तो हो सकता है कि तीनों में एंटोनियम्स हो और चौथे ऑप्शन में क्या हो? सिनोनियम हो, तो ये ऑप्शन टिक कर दोगे। तो रॉन्गली मैच को गलत मत समझना। तो ठीक है, इसी वजह से ये काफी अच्छा पेपर है और ये आपकी सीरियसली इंटेलिजेंस चेक कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंडिक्ट एंड एक्यूज। इंडिक्ट का मतलब भी देखो क्या होता है, किसी को चार्ज करना ऑफिशियली। ठीक है, चार्ज विद क्राइम की बात कर रहा हूं यहाँ पे। चार्ज का मतलब मोटिवेट करने की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम किसी को चार्जेस लगे ना कहते हैं हम, तो वो वाला जब आप किसी को ऑफिशियली चार्ज करते हैं, ऑफिशियली एक्यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिक्ट। ठीक है, और एक्यूज का मतलब तो एक्यूज करना ही होता है। एक्यूज का मतलब क्या होता है कि बोलना कि तुम गिल्टी हो। ठीक है, और कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट कहती है कि हाँ ये प्रूव हो गया कि तुम गिल्टी हो। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये आपस में सिनोनियम्स है। आगे चलते हैं। ऑनसेट एंड बिगिनिंग। ऑनसेट का मतलब भी बिगिनिंग ही होता है, इसी वजह से ये भी दोनों सिनोनियम्स है। रिसाइट एंड प्रपोज। रिसाइट का मतलब क्या होता है? टू से समथिंग। जैसे मैं बोलूं रिसाइट अ पोएम, ठीक है, तो उसका मतलब पोएम को बोलो। ठीक है, उसको बोलो। और प्रपोज का मतलब क्या होता है? टू सजेस्ट समथिंग। जैसे हम कहते हैं कि ये प्रपोजल आ गया। ठीक है, प्रपोजल का मतलब क्या? उन्होंने ये चीज सजेस्ट की है, अब आप देख लो कि आपको क्या कार्रवाई करनी है। तो इन दोनों का मतलब आपस में मेल नहीं खा रहा। आगे भी देख लेते हैं। टर्मिनिटी का मतलब और बोलनेस का मतलब। टर्मिनिटी का मतलब होता है व्हेन यू आर टू कॉन्फिडेंट। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सामने वाला को रूड लगते हो आप। ठीक है, तो
और इसका मतलब क्या है कि यू आर बीइंग बोल्ड, आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो रहे हो, तो इस दोनों का मतलब भी सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी। ठीक है, तो आप देखोगे रॉन्गली मैच में हमने यहाँ पे क्या ढूंढना था कि ये दोनों सिनोनियम है, ये दोनों भी सिनोनियम है, ये दोनों भी सिनोनियम है, लेकिन इन दोनों में कोई लिंक नहीं है, इसी वजह से इसको टिक कर दिया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट देखो, और के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और का मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट वर्ब के क्लोजर होता है सब्जेक्ट, उसको हम कंसिडर करते हैं। तो वर्ब के क्लोजर यहाँ पे कौन है, आई है या ही है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग हमने आई लगा दिया, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, हम देख लेते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट ढूंढना था, तो ये सही है। एक बार बाकी ऑप्शन भी पढ़ लो, क्योंकि ये पेपर इतना ट्रिकी है, पता नहीं है क्या कर दें। ठीक है, ही गेव मी एन एडवाइस, तो ये अनकाउंटेबल है, गलत हो गया। यू लेट यू एंड आई नहीं मी होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि लेट एक वर्ब होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। द सीनरीज आर, सीनरीज गलत हो गया, क्योंकि सीनरी का मतलब होता है दृश्य, और दृश्य आपको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो अनकाउंटेबल होता है, तो ये प्लूरल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ग्रामेटिकली यही करेक्ट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ कास्ट डाउन। कास्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रोजेक्ट करना या किसी चीज को शो करना। जैसे हम कहते हैं कि कास्ट, उस डायरेक्टर ने इस एक्टर को कास्ट कर लिया। कास्ट का मतलब भी यही है कि पर्दे पे दिखाया, पर्दे पे शो किया, पर्दे पे उसको प्रोजेक्ट किया। तो कास्ट का बेसिकली मतलब होता है टू शो, टू एक्सप्रेस, टू प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसने क्या डाला, कास्ट डाउन। डाउन का मतलब क्या है, डाउन का मतलब नेगेटिव, आप ये कह सकते हैं। तो कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है, टू बी सैड, या फिर टू शो सैडनेस, टू शो अपसेटनेस, या टू बी अपसेट। ठीक है, तो ये मतलब होता है। अब ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड बच्चे को लगेगा कि हाँ वो बंदा सैड है तो उसको ह्यूमिलेट किया गया होगा। ह्यूमिलेटेड का मतलब क्या होता है कि आपकी बेइज्जती हो गई, अशेम्ड। ठीक है, तो डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब व्हेन यू लूज समथिंग। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, जब आप निराश हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आप सैड हो जाते हैं। बेसिकली जब सैडनेस की डिग्री बढ़ा दो ना, तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। डिस्करेज का मतलब क्या है, व्हेन जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आप ध्यान से देखोगे, है तो सारे ही नेगेटिव वर्ड। ठीक है, अब आपको थॉरो मीनिंग, थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, तो इसी वजह से पता चल होगा कि सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। द लेटर ओ इन दिस वर्ड अबाउट, the letter O in this word about is pronounced like the letter O in this word. Go, boy, got and no. तो वो कहना क्या चाह रहा है, जो O लेटर है जैसे about में प्रोनाउंस हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे जो O लेटर है, देखो इसमें कौन सी प्रोनाउंसिएशन होगी। क्योंकि जो O है वो इस तरीके से भी प्रोनाउंस किया जा सकता है, वो इस तरीके से भी प्रोनाउंस किया जा सकता है, वो इस तरीके से भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। ठीक है, वो इस तरीके से भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो प्रोनाउंसिएशन ज्यादा है हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, तो लेटर्स कम है, प्रोनाउंसिएशन 46 है, लेटर्स 26 है सिर्फ। तो वो ये है कि एक लेटर काफी प्रोनाउंसिएशन दिखा सकता है। जैसे यहाँ पे गो लिखा हुआ है तो ये ओ प्रोनाउंसिएशन होगी। यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, डिफरेंट ओ की प्रोनाउंसिएशन है। गॉट है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। नाउ है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। तो आपको पता चल रहा होगा, जैसे अबाउट है, ठीक है, तो ओ यू वाली फीलिंग आ रही है पीछे, मतलब यू वाली पीछे फोनेटिक साउंड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे क्लोजर ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, नाउ। नाउ का मतलब भी क्या है, आओ। ठीक है, तो ये जो है मैच खा रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे, नाउ। आगे चलते हैं। खली वॉज सिटिंग ऑन अ फेंस। सिटिंग ऑन अ फेंस मींस, खली वॉज सिटिंग ऑन अ फेंस एक इडियम है जिसका मीनिंग क्या होगा, फेंस का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री, तो ये बाउंड्री मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, जब कोई इंसान बाउंड्री पे बैठा है तो उसका मीनिंग क्या होगा, लिविंग डेंजरसली, अनडिसाइडेड, स्टबॉर्न एंड अनोइंग। स्टबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, तो जिद्दी तो नहीं होगा यार, अनोइंग भी नहीं होगा, या तो अनडिसाइडेड होगा या फिर डेंजरसली होगा। तो ज्यादा करेक्ट मीनिंग कौन सा होगा, अनडिसाइडेड। जब कोई यहाँ पे बैठा है तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो उसको यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन था, कंटेक्स्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये कर लोगे। आगे चलते हैं। इन दिस सेंटेंस डोंट टॉक सो लाउड, द वर्ड लाउड इज यूज्ड इन। पहले आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ट्राई जरूर करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, बी फास्ट। और इसके बेसिस पे आगे मैंने काफी कुछ प्लान करेंगे, देखते हैं। पहले आप इसको भी सॉल्व करो। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देखो वो कह रहा है कि लाउड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जो लाउड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, एडवर्ब। आगे चलते हैं। इन दिस सेंटेंस नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। तो वो कह रहा है कि द वर्ड बट इज यूज्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ बट का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो वर्ब है वो कौन सी है, डिजर्व्स। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा कौन सा हो गया, नन। ठीक है, यहाँ पे जो बट है ना, ये दो मीनिंग कन्वे करता है। एक तो कंजंक्शन होता है और एक ये प्रेपोजिशन होता है। जब ये कंट्रास्ट की दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है तो ये कंजंक्शन होता है, लेकिन जब ये मीनिंग कौन सा कन्वे करता है, एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट कह सकते हैं, एक्सक्लूडिंग कह सकते हैं, या फिर बट फॉर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, मतलब जो बट होता है उसका मतलब होता है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब एक्सेप्ट है या फिर ये दो कंट्रास्ट की स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है। एक्सेप्ट है ना, मतलब कोई भी डिजर्व नहीं करता
फेयर चीजें या बीइंग फेयर होना, किसके अलावा, ब्रेव के अलावा। मतलब जो बहादुर है वो डिजर्व करते हैं कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बट है एक्सेप्ट का मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन हो गया, बी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एडजेक्टिव नाउन पेयर। तो एडजेक्टिव और नाउन का पेयर ढूंढना है। रेस्टलेस, रेस्टलेसली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। एक मैं बता देता हूं लेस वर्ड, ये सफिक्स होते हैं। सफिक्स का मतलब जो पीछे लगते हैं वर्ड्स के, एक प्रीफिक्स का मतलब जो वर्ड्स के आगे लगते हैं, ठीक है। तो वो वोकैबुलरी की क्लास में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एक लेस वर्ड बताता हूं, एक बताता हूं फुल वर्ड, एक बताता हूं नेस वर्ड, ठीक है। तो ये सारे सफिक्स हैं। जैसे मैंने बोला पेनफुल, पेन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, सॉरी लेस। तो पेनलेस का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज वॉइड ऑफ पेन, जिसमें पेन नहीं है, जिसमें पेन आपने हटा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है फुल। अगर मैं बोलूंगा पेनफुल, तो पेनफुल का मतलब समथिंग दैट इज फुल ऑफ पेन, ठीक है। तो फुल का मतलब क्या है कि उसमें वो क्वालिटी भर भर के दी हुई है। लेस का मतलब उसमें से वो क्वालिटी हमने निकाल ली। नेस का मतलब होता है उस चीज में वो होना, टू बी प्रेजेंट। नेस का मतलब होता है टू बी प्रेजेंट। जैसे मैं बोलूं ड्राइनेस, ड्राइनेस का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज ड्राई, समथिंग दैट इज ड्राई। डार्कनेस, समथिंग दैट इज डार्क। तो ये भी वोकैबुलरी याद करने का, एनहांस करने का, डेवलप करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे उसमें। तो ये जो फुल वाले वर्ड्स होते हैं और लेस वाले वर्ड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव, और जो नेस वाले वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे नाउन। ये क्या होते हैं, नाउन, ठीक है। तो एल वाई वाले वर्ड्स तो सबको पता होगा कि एडवर्ब होते हैं। ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे मैं बोलूं नाइस, नाइस एडजेक्टिव है, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, नाइसली। तो नाइसली हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। तो रेस्टलेस, रेस्टलेसली, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। बी, रेस्टलेस, रेस्टलेसनेस। रेस्टलेस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। रेस्टलेसनेस क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। ये रेसिस्टिव एक एडजेक्टिव है, ये गलत। रेसिस्टिविटी एक नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है। पेयर तो ये भी है लेकिन मीनिंग नहीं सही बैठ रही, तो ये भी गलत। His bad eyesight exempted blank military service, और फिलिंग द ब्लैंक देखनी है। जल्दी से क्वेश्चन को देख लो, काफी इंटरेस्टिंग है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक मिल्क है, ठीक है, मतलब एक कटोरी में मिल्क है और मैंने उसको उसमें से क्या निकाल लिया, चीज। क्या निकाल लिया, चीज। तो सेंटेंस क्या बनेगा, चीज इज एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट कर लिया ना उसे, एक्सट्रैक्टेड ब्लैंक मिल्क। क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम। पता क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, सोर्स, क्या है, सोर्स, और फ्रॉम प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है, ठीक है। जब हमने सोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। वी गॉट एनर्जी फ्रॉम सन, क्योंकि जो सन है ना वो सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम पंजाब। तो सोर्स मेरा क्या है, सोर्स का मतलब बेसिकली ओरिजिन क्या है। तो सोर्स की प्रेपोजिशन फ्रॉम होती है। तो जब मैंने कह दिया कि मैंने उसको एग्जेम्प्ट कर लिया, तो इसका मतलब मैंने उस सोर्स से उसको बाहर निकाल लिया। तो जब मैंने उसको सोर्स से उसको बाहर निकाल लिया, तो इसके लिए मैं इसका यूज कर लूंगा फ्रॉम। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड वर्ड मीनिंग पेयर, ठीक है। इनकरेक्टली देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, वो पढ़ के पता चलेगा। सिनोनियम पूछ रहे हैं, एंटोनियम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। एक्सकर्जन, शॉर्ट जर्नी। एक्सकर्जन का मतलब होता है जब आप थक जाते हैं काम से और शॉर्ट ब्रेक के लिए निकल जाते हैं। हम थक गए, ठीक है, तो ही वेंट ऑन एक्सर्जन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। तो सारे दिन के काम के बाद वो एक्सर्जन पे निकल गया। तो एक्सर्जन का मतलब होता है, वेकेशन भी कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप, ठीक है। शॉर्ट ट्रिप भी कह सकते हैं, वेकेशन भी कह सकते हैं। वेकेशन बेसिकली लंबी होती है, जब शॉर्ट वर्ड साथ में यूज कर लोगे तो एक्सर्जन कह सकते हैं उसको। शॉर्ट जर्नी और दोनों का मीनिंग सेम है। आगे देखते हैं होमेज एंड ट्रिब्यूट। होमेज और ट्रिब्यूट का मतलब सेम होता है, इसका मतलब श्रद्धांजलि देना, और इसके लिए एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज अ वर्ब, जब इसके साथ एस लगा दोगे रिस्पेक्ट्स, तो इनका मतलब भी क्या हो जाएगा, होमेज, ठीक है, श्रद्धांजलि देना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं लैंग्वेज में जो वर्ब्स होती हैं, जैसे मैं बोलूँ थैंक, थैंक एक वर्ब है, इसके साथ एस लगा दोगे नाउन बन जाएगा। रिस्पेक्ट एक वर्ब है, इसके साथ एस लगा दोगे नाउन बन जाएगा। प्रोसीड एक वर्ब है, एस लगा दोगे नाउन बन जाएगा। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना। प्रोसीड्स का मतलब जो तुम्हें मुनाफा हुआ है, जैसे ब्रोकरेज हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रोसीड्स कहते हैं। तो ये हमने नाउन बैच में आपको पढ़ाया, वो नाउन में ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। साइड किक और क्लोज कंपेनियन। क्लोज कंपेनियन का मतलब साथी, ठीक है। तो साइड किक का मतलब भी सेम होता है। साइड किक का मतलब होता है टू हेल्प अ पर्सन हु इज मोर इंटेलिजेंट और मोर इंपॉर्टेंट देन यू। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में कई बार क्या होता है, ऐसे
पॉलिटिशियंस दिखाए जाते हैं या फिर ऐसे कई लोग दिखाए जाते हैं ऐसे गद्दी पे बैठे होते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते जो जितने उनके पीएन या उनके पीए होते हैं, ठीक है, सॉरी पीएन नहीं पीए होते हैं, ठीक है, जो पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं जिसको। तो पीए हम देखते हैं मूवीज में उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जो पीए है, सपोज करो किसी सीएम को हेल्प कर रहा है, ठीक है, मूवी की बात कर रहा हूँ, ऑफेंड मत हो जाना, किसी सीए को हेल्प, किसी भी सीएम को हेल्प कर रहा है और सीएम इतना बुद्धिमान नहीं है जितना उसका पीए है, तो जो पीए होगा उसको हम क्या बोल देंगे, साइडकिक, ठीक है। तो क्लोज कंपेनियन भी वही होगा जो हेल्प करने वाला है। आगे देखते हैं इंटैक्ट एंड टैक्टफुल, ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है और टैक्टफुल का मतलब क्या होता है, ये आप बताओगे, ठीक है। मैंने आपको आंसर बता दिया, चलो इंटैक्ट का मतलब मैं बता देता हूँ। इंटैक्ट का मतलब होता है जो कोई चीज अनयूज हो, कहते हैं ना यार, हम OLX पे आपने देखा होगा बहुत लोग लिखते हैं कि इंटैक्ट है, मिंट कंडीशन कहते हैं। इंटैक्ट का मतलब उसको अभी यूज नहीं किया, सील पैक है, ठीक है। टैक्टफुल का मतलब आपने बताना है, ठीक है, ये आंसर मैंने आपको बता दिया। चलो आगे, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है, ये 2013 वाला है। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया वो 2014-15 में हुआ था, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। द डेंजर विल कंटिन्यू इट्स ग्रोथ, द डेंजर विल कंटिन्यू टू ग्रो, द डेंजर विल कंटिन्यू इट्स ग्रोइंग, द डेंजर विल कंटिन्यू ग्रोथ। ये गलत हो गया, ग्रोइंग गलत हो गया। अब ये दोनों में से देखना कि क्या सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो आप देख पा रहे होगे कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। ग्रोथ हमेशा जो यूज होता है पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है। जब ग्रोथ का मतलब क्या है, जब कोई चीज पॉजिटिवनेस हो, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। लेकिन जो डेंजर है वो पॉजिटिव थोड़ी ना है, लेकिन डेंजर अपने आप में ग्रो कर सकता है, तो इसी वजह से बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस इज द बेस्ट बुक, ठीक है। तो ये बेस्ट बुक लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मैंने कह दिया कि ए इज, ठीक है, बेस्ट बॉय of all other boys, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब देखो मैंने बोल दिया कि ABCDE, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि A जो है ना बेस्ट है। A इन सब में से बेस्ट कब होगा, जब A को इस कंपैरिजन के बीच में रखोगे, ठीक है। मैंने भाई कह दिया ये मेरे पास मैंने कह दिया कि मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट में मेरे पास राइस पड़ा है, ठीक है। मैंने कह दिया उसमें से आपको वीट निकालनी है, क्या वीट निकाल पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जो A है वो इन सब में से बेस्ट है, तो सबसे पहले उनको उन सब में आना तो पड़ेगा, तो इसका मतलब ही शुड बी द पार्ट ऑफ ग्रुप, तो ये सही है। लेकिन अगर मैं A को बाहर निकाल लूं, फिर मैं बोलूं आपको कि A इन सबसे बेस्ट है, भाई A को तो आपने बाहर निकाल लिया, वो तो ग्रुप का हिस्सा है ही नहीं, तो इसी वजह से जो अदर वर्ड लिखा हुआ है गलत हो गया, अदर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल बॉयज का हिस्सा होना चाहिए A, तो इसी वजह से ऑल बॉयज लिखना पड़ेगा। तो ये जो अदर वाला ऑप्शन है गलत हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, चूज बाकी डिटेल में हम बैच में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू है कि पेपर कैसा आ रहा है, उसका पैटर्न कैसा है, आपको जस्ट ये जानना है, ठीक है। इसमें सीखने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बच्चे ने पहले तैयारी की हुई अच्छे तरीके से उसको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन जिस बच्चे ने डिटेल में तैयारी नहीं की, हो सकता है उसको थोड़ी थोड़ी बातें कम समझ आए, ठीक है। लेकिन पेशेंस बनाए रखना, आ ही जाएंगी चीज़ें समझ। चूज अ आंसर दैट इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। तो एक कंटेक्स्ट बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें ग्रामर भी काम करेगी। यक ही, पता नहीं कैसा नाम लिखा है, ठीक है, यक ही हैड हर हाउस पेंटेड वाइट, ठीक है। तो ये जो हैड लिखा हुआ है ना, तो हैड जो वर्ब होती है 2-3 मीनिंग कन्वे करती है। हैड मीनिंग कन्वे करती है पोजेशन, ठीक है। हैड मीनिंग कन्वे करती है ईटिंग, ठीक है, जब ही इज हैविंग फूड, ठीक है। आई हैव अ बुक, तो वो पोजेशन हो गया। लेकिन हैव जो मीनिंग है ना, ये कॉजेटिव वर्ब भी होती है। कॉजेटिव का मतलब होता है जब आप किसी से काम करवाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं हैव इट डन, तो आपको शायद ना सुना हो आपने ये सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं गॉट इट डन, गेट इट डन, सॉरी गेट इट डन, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा ना। गेट इट डन का मतलब इस काम को करवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेट का मीनिंग है वही हैव का मीनिंग है, तो यहाँ पे भी सेम मीनिंग है। तो उसने अपना हाउस जो है व्हाइट पेंट करवा लिया, तो इसका मतलब पेंट करने वाला कोई और था, तो पेंट करने वाला कोई और था, तो उसने बोला शी हैड टू पेंट। तो ये जो शी है इसी के लिए यूज हो रहा है, तो इसने तो पेंट नहीं किया, इसने पेंट नहीं किया, इसने पेंट नहीं किया, पेंट तो किसी और ने किया। दे पेंटेड हर हाउस व्हाइट फॉर हर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, सॉरी। चूज द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, करेक्ट सेंटेंस देखो कौन सा है। I have one chance in 1,000, I have one chance in 1,000, I have one in 1,000 chances, I have one chance in 1,000, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। पता है क्यों? 1 in 1,000 तो आपने सुना होगा, अगर ये नहीं सुना तो 1 in a million तो सुना होगा ना, सॉन्ग भी मुझे लगता है 1 in a million। तो 1 in a million का मतलब होता है 1 in a 1,000 का मतलब होता है दैट इज एक्सेप्शनली गुड,
ठीक है, जो बहुत यूनिक है, बहुत एक्सेप्शनल है, ठीक है, 1000 में एक है वो, ठीक है, तो उस तरीके से 1 in 1000। तो ये स्पोकन फ्रेजेस हैं, ये इडियम्स हैं, जो कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं वो इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे आपको फ्रेजेस आने चाहिए। जब मैं IB की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं इसको डिस्कस करूंगा सारी चीज़ों को। जैसे आपने 11th आवर सुना होगा, 11th आवर का मतलब क्या होता है, द लास्ट मोमेंट, ठीक है भाई, 11th आवर में हमें ये काम करना पड़ा, लास्ट मोमेंट में हमें ये काम करना पड़ा। फर्स्ट हैंड आपने सुना होगा, फर्स्ट हैंड का मतलब क्या होता है कि सेल्फ एक्सपीरियंस। तो छोटी छोटी चीजें ये हम डिस्कस करेंगे सारी, ठीक है, कोशिश करेंगे कि करें। आगे चलते हैं, पहले आप ट्राई कर लो अपने लेवल पे, फिर मैं बता दूंगा, बी फास्ट। चलिए, आप लोगों ने जो है वो कर लिया होगा ट्राई, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है चूज द इडियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच मींस अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिस्कशन अबाउट द ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल का मतलब होता है हैविंग नो इंपॉर्टेंस या हैविंग नो वैल्यू, ठीक है। तो ट्रिवियल का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा इडियम चूज करना है जो ये मीनिंग कन्वे कर रहा हो। कौन सा मीनिंग है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में आपको एक्साइटमेंट हो जानी, ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ठीक है। तो अ साइक्लोन इन टी कप गलत, अ फ्लड इन टी कप ये तो कोई एक्सप्रेशन है ही, एग्जिस्ट नहीं करते। अ स्टॉर्म इन टी कप ये सही इडियम है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो वही जब मैंने आपको बोला था एग्जैजर्बेट, ठीक है, तो वो जो वर्ड है, ठीक है, तो वो वर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ध्यान से आपने वो शायद वर्ड सुना भी होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जैबेट। एग्जैबेट का मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ठीक है। तो वही है कि एक जो ऐसा मैटर है जिसकी इंपॉर्टेंस तो है नहीं, तुम उसको उसके लिए एक्साइटेड हो, ठीक है। तो वो चीज़ है। डॉलिसिटी इज टू सरेंडर, अनरेस्ट इज टू, ठीक है। डॉलिसिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से देखो और इसको अपने लेवल पे ट्राई करो। देखो, डॉलिसिटी का मतलब होता है कि सरेंडर कर देना, ठीक है। इसका मतलब सेम होता है कि किसी चीज़ को लेके तुम हार मान जाओ या गिव अप कर दो, तो उस चीज़ के लिए हम जो डॉलिसिटी वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, यहाँ पे जो मीनिंग बताया मैंने वो बताया। एग्जैक्ट मीनिंग अब कह सकते हैं कि इसका ये होता है कि जो चीज़ें इजीली कंट्रोल हो जाती हैं, जो चीज़ों पे जल्दी आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम डॉलिसिटी बोलते हैं। तो डॉलिसिटी का मतलब वही है कि जिस चीज़ के ऊपर आपका इजीली कंट्रोल है, इजीली होल्ड है, तो उसको हमने डॉलिसिटी कह दिया, तो इसका मतलब सरेंडर हो गया। तो इसका मतलब ये सिनोनियम है। तो अनरेस्ट का सिनोनियम ढूंढना है। अनरेस्ट का सिनोनियम एजुकेशन तो नहीं हो सकता, रेबेलियन हो सकता है। रेबेलियन का मतलब क्या होता है कि बगावत, ठीक है। तो बगावत ही अनरेस्ट का मतलब, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, बी सही। नेक्स्ट, मिटिगेट इज टू पनिशमेंट, एलिवेट इज टू। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस कर देना। टू मेक समथिंग लेस सीवियर, टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये कह सकते हैं। और ये दोनों आपस में एग्जैक्ट सिनोनियम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मिटिगेट और पनिशमेंट का मतलब ये आपस में एंटोनियम होंगे, ऑपोजिट हो गए। तो इसका मतलब पनिशमेंट, सॉरी, इसका मतलब पेन को रिड्यूस करना, पनिशमेंट का मतलब पेन को देना, ठीक है। तो एलिवेट का मतलब जिस चीज को रिड्यूस करना, प्रमोशन गलत, चेंज गलत, ऑर्डर गलत, पेन, तो पेन देना, ठीक है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं, अपने लेवल पे एक बार ट्राई करो, बी फास्ट। चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब हम सोल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज द ब्रीड इन द बोन विल कम आउट ऑफ इन द फ्लैश, चूज द मीनिंग दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू दिस प्रोवर्ब, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ब्रीड इन द बोन विल कम आउट इन द फ्लैश, ठीक है। तो ये एक इडियम है, इसका मीनिंग बताना है। तो ब्रीड का मतलब आपको पता चल रहा होगा, नस्ल, ठीक है। ये डॉग की कौन सी ब्रीड है, हम या ऑफन हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो नस्ल की बात कर रहा है। तो अगर आपको इतनी सी बात समझ आ रही है तो हम देखते हैं, ठीक है। पी ट्रिगरी रेसिंग हॉर्स विल ऑलवेज विन। सेकंड है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी कंसील्ड, ठीक है। सी है गुड डाइट इन चाइल्डहुड मेक्स फॉर गुड हेल्थ इन एडल्टहुड, ठीक है। डी है ब्रेन वॉशिंग कैन चेंज द पर्सनैलिटी, ठीक है। ये नहीं है। तो जब आपने पढ़ा होगा कि ब्रीड है, इट्स टॉकिंग अबाउट सम इनहेरिटेटरी, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का मतलब क्या है कि जो आपके परदादों के या फिर आपके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। कंसील का मतलब होता है कि आप उसको छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। जो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें भी ऑब्वियस है कि वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है चूज द पेयर विच रिप्रेजेंट्स क्लोजर टू द रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो आपने देखना है कि क्लोजर रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। जैसे इन दोनों का रिलेशनशिप है वैसे इन दोनों का रिलेशनशिप है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बेसिकली एनालॉजी पे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया एनालॉजी जहाँ से भी आपको मिलेगी वहाँ से कर लेनी है। देखो, मेंडिसिटी और ऑनेस्टी। मेंडिसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा लेना, ठीक है। व्हेन यू हाइड समथिंग,
आप झूठ बोल रहे हो बेसिकली, आप ये कह सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, ठीक है, उसको मेंडेसिटी बोलते हैं। और अगर मैं मेंड की बात करूं, बेसिकली मेंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिपेयर करना। ही मेंडेड द टायर्स, ठीक है, ही मेंडेड द बाईसाइकिल, तो उसका मतलब होता है रिपेयर करना। ये रिसेंटली किसी एग्जाम में आया हुआ वर्ड। तो इसका मतलब, ये ऑनेस्टी, इसका मतलब एंटोनियम्स हो गए। तो एंटोनियम्स देखना है, ट्रुथ, ब्यूटी, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि आपस में सिनोनियम एंटोनियम है। उसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप, फोर्टिट्यूड, ठीक है। देखो जो स्पोर्ट्समैनशिप होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, स्पोर्ट्समैन का मतलब देखो, पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो स्पोर्ट्स प्ले करता है, एक ऐसा प्लेयर जो क्लीन खेलता है, मतलब रूल्स की उल्लंघना नहीं करता, ठीक है, वो फेयर प्ले होती है उसकी गेम, जो रूल्स है उसके रूल्स को अबाइड करता है। कुछ लोग होते हैं ना कि रूल्स को तोड़ के गेम को जीत जाते हैं, तो उसको नहीं। जो इंसान, ठीक है, क्या है, रूल्स की उल्लंघना नहीं करता, मतलब अबाइड बाय द रूल्स व्हाइल प्लेइंग द गेम, जो फेयर प्ले करता है। एक वर्ड होता है गेम्समैनशिप, ठीक है, गेम्समैनशिप का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आप जीत रहे हो रूल्स को किसी दूसरे के अगेंस्ट यूज करके। सपोज करो कि ऐसे रूल्स हैं, आपको पता है कि सामने वाला उसमें फंस जाएगा, तो आप रूल्स को यूज करके उसको वीक बना रहे हो और गेम को जीत रहे हो, दैट इज कॉल्ड गेम्समैनशिप, ठीक है। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है कॉवर्ड, ठीक है। और उसके बाद करेजियस, कावन, ठीक है। और उसके बाद करेजियस और कावन का मतलब खावन, ठीक है। कार्बन का मतलब होता है कॉवर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कॉवर्ड, ठीक है, इसका मतलब कॉवर्ड होता है। तो करेजियस और कॉवर्ड मतलब आपस में क्या एंटोनियम्स है? अगर आपस में एंटोनियम है तो इसका मतलब इसको टिक कर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है? बैड होता है। और डिप्रेविटी का मतलब भी क्या होता है? बैड, मॉरली बैड हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट का मतलब, और इसका मतलब भी बैड होता है। तो मतलब ये दोनों भी आपस में सिनोनियम्स हैं, तो एंटोनियम्स ढूंढ रहे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं 21वें पे, चलिए। Choose the set of the words that when inserted in the sentence best fits the meaning of the sentence as a whole, ठीक है। तो ये दो ब्लैंक्स दी हुई हैं, एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है, उसके अगेंस्ट आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। Unable to blank the wholehearted distaste for media events and publicity the miffed minister continues to make, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट में the wholehearted distaste for, डिस्टेस्ट से आपको मीनिंग समझ आ रहा होगा। टेस्ट का मतलब आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव वर्ड है ना, डिस्टेस्ट का मतलब डिसलाइक, ठीक है। अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा तो आपको एक निमोनिक्स बता रहा हूँ, याद करने का तरीका है कि डिस्टेस्ट का मतलब डिसलाइक, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो तो उसको हमने डिस्टेस्ट। तो एक ऐसा इंसान है जो फुली, होल का मतलब दिल से, ठीक है, डिसलाइक करता है कि इसको मीडिया इवेंट्स को एंड पब्लिसिटी को, मतलब उसको मीडिया इवेंट्स वगैरह पब्लिक होना पसंद नहीं है, ठीक है। द मिफ्ड मिनिस्टर, मिफ्ड का मतलब क्या होता है? कि ऐसा जो अनॉयड है, अपसेट है, ठीक है। कंटिन्यूज टू डू समथिंग, मतलब ही इज अनेबल टू डू समथिंग, दैट्स व्हाई ही इज कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सा सेंटेंस था। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कंसील का मतलब छुपाना, कंट्रोल का मतलब भी कह सकते हैं छुपाना, और डिसगाइज का मतलब भी क्या होता है? छुपाना। डिसगाइज का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डिसगाइज का मतलब होता है टू हाइड समथिंग बाय फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मूवीज में हम देखते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं बेस बदल के मैं इंस्पेक्टर बन गया, इंस्पेक्टर बन के मैंने किसी को लूट लिया, तो ही डिस्गाइज्ड एज अ सब इंस्पेक्टर या ही डिस्गाइज्ड एज अ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो अपना बेस बदल के किसी को लूट लेना, ठीक है। चलो, और अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इन तीनों का मीनिंग सेम हो गया, और इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेस, ठीक है। क्या वहां पे एक्सप्रेस वर्ड आ सकता है? सबसे पहले इसी को ट्राई करेंगे, ठीक है। ही अनेबल टू एक्सप्रेस द होल डिस्टेस्ट, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी हेटफुल चीज या फिर अपने दिल की भावनाओं को, और वो अपसेट भी है। अब देखो, अब एक चीज समझना, विट्रॉलिक का मतलब होता है कि ऐसी स्पीच जिसमें हेटफुल हो, हेटफुल स्पीच आप कह सकते हैं, आपके ऐसे कमेंट्स, आपके ऐसे रिमार्क्स। विट्रॉलिक का मतलब, विट्रॉलिक रिमार्क्स का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ हार्टेड, ठीक है, हेट्रेड सॉरी। तो वो हमें समझना है। अब वो कह रहा है कि अगर वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उसके जो वर्ड्स हैं, रिमार्क्स हैं, वो विट्रॉलिक कैसे हो सकते हैं? अगर वो एक्सप्रेस करेगा तभी तो वो विट्रॉलिक रिमार्क्स दे पाएगा। तो इसका मतलब कंटेक्सचुअली गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब ए, सी और डी में देखते हैं, ठीक है। अब ये तो तीनों को तो सेम ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तीनों का मतलब हाइड करना हो गया। अब यहाँ पे देखें, इफ यू सी कॉस्टिक एंड ग्राबल्ड। इफ यू सी का मतलब होता है यू आर बीइंग टू इमोशनल, व्हेन यू आर बीइंग टू मच इमोशनल, जो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। कल अगर आप अभिनय सर को फॉलो करते हैं, उनकी एक वीडियो आ रही थी और उन्होंने
मतलब वो पता नहीं किस चीज़ के ऊपर वीडियो थी, मुझे रिकमेंड हो रही थी तो मैंने देख ली, ठीक है। तो वो बात करते करते इमोशनल हो गए, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, तो उस मूवमेंट के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं इफ्यूसिव, ठीक है। चलो, जब आप देखते हैं कोई भी इंसान स्पीच दे रहा है और वो इमोशनल हो जाता है, ठीक है, उस तरीके से कोई इंसान अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने आया आपके आगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, रोने लग गया, तो उस मूवमेंट के लिए हम कह सकते हैं इफ्यूसिव। नेक्स्ट है गार्बल्ड। गार्बल्ड का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, ठीक है, किसी को कुछ ऐसा कह देना, ऐसा कुछ बोलना कि वो कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजिंग रिमार्क्स, ठीक है। और कॉस्टिक का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकल रिमार्क्स इन अ ह्यूमरस वे, इन अ विटी वे, इन अ स्कास्टिक वे। जब आप किसी को अपना विजडम यूज करके किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, होते हैं ना ग्रुप में, आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो किसी की लात खींच देता है और उसको पता भी नहीं लगने देता, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, अनेबल टू हाइड, अनेबल टू कंसील, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसील यूज कर लेता हूँ, कंटिन्यू टू मेक अफ्यूसिव, ठीक है, तो इमोशनल थोड़ी ना हो रहा है, वो तो नेगेटिव हो रहा है वहां पे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और क्या वो कंट्रोल कर रहा है, सॉरी, किसी को कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूजिंग कमेंट्स कर रहा है, नहीं, कंफ्यूजिंग कमेंट्स भी नहीं है। उसके बाद क्या, डिस्गाइज, ठीक है, मतलब छुपा नहीं पा रहा और अपने ये मतलब इसका मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, और उसके बाद क्या है, कंटिन्यूज टू मेक कॉस्टिक कमेंट्स, कॉस्टिक मतलब क्रिटिकल कमेंट्स, और अपना विजडम यूज करके क्रिटिसाइज भी कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से सी ऑप्शन फिट्स द बेस्ट। नेक्स्ट, एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बी फास्ट। चलिए, आपने जो भी ट्राई किया जल्दी से इसका देख लेते हैं। टू डी कैंप, ठीक है, टू डी कैंप का मतलब होता है किसी जगह से सडनली चले जाना, ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। और तो सीधा सीधा सबको पता चल रहा है कि डी ऑप्शन है, तो इसको कर लो, ठीक है। और रिमूव टेंट, ये गलत है, टेंट को रिमूव कर देने तो सिंपल वर्ड होगा, कोई डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं है इसका। इविक्ट का मतलब होता है, इविक्ट कैंपस का मतलब होता है किसी को धक्के से निकाल देना, ठीक है। जैसे ऑल्दो ही हैज़ अ राइट टू लिव देयर, लेकिन फिर भी आप उसको फोर्सफुली बाहर कर रहे हो वहाँ से, उस लैंड से जो उसकी है, उसका राइट है वहाँ पे रहने के लिए, फिर भी आप वहाँ से इविक्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो आप मूवीज वगैरह में या फिर आप कहीं पे भी ये वर्ड तो आप सुनते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है, कि इविक्ट कर लिया वहाँ पे, या फिर लोगों को इविक्ट कर दिया, ठीक है, तो लोगों को वहाँ से भगा दिया। चलो, तो इसका मतलब डी आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच कौन सा है, डिस्क्रीट एंड सेपरेट। तो ये अब क्वेश्चन की गलती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो डिस्क्रीट होता है, ठीक है, और ये वाला जो सेपरेट होता है, बच्चों को देखने में लग रहा होगा कि मीनिंग सही है, लेकिन वो वाला डिस्क्रीट डिफरेंट होता है, वो ये वाला डिस्क्रीट होता है, CRETE होता है, तो वो डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, अगर वो डिस्क्रीट लिखा होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट सही होती है, तो दोनों आपस में सिनोनिम हो जाते। गोमॉट का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट, गोमॉट का मतलब भी क्या होता है, कंप्लीट, और होल का मतलब भी क्या होता है, कंप्लीट। एग्जिबिट, मैंने आपको अभी बताया था, एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ठीक है, तो वो ये किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, इंक्रीज करना। एल्यूड और एस्केप, ठीक है, ये दोनों भी बच्चे को लगता है कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ एल्यूड की, ELUDE, तो उसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, उसका मतलब होता है भाग जाना। इस वाले का मतलब भाग जाना नहीं होता, इस वाले का मतलब, आपने ये वर्ड सुना है, एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है कि किसी को इनडायरेक्ट वे में कुछ हिंट देना, तो एल्यूड का मतलब होता है किसी को सजेस्ट करना, बट इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है। तो अब आंसर जो है, अगर यहाँ पे ये वाला डिस्क्रीट लिखा होता तो ये भी सिनोनिम होगा, ये भी सिनोनिम होगा, ये भी सिनोनिम होगा, तो डी आंसर टिक कर देते। लेकिन अगर अब ये डिस्क्रीट लिखा हुआ है तो ए भी हो सकता है और ये डी भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन में ही गलती थी। आप अपने लेवल पे एक बार देख लेना, जो भी आपको लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एल्यूड, यहाँ पे लिखा हुआ डॉज, ठीक है। एल्यूड का मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है, कि भाग जाना, ठीक है, सीक्रेटली भाग जाना, ठीक है, तो एस्केप करना। और डॉज का मतलब होता है कि किसी चीज को अवॉइड करना, टू अवॉइड, ठीक है। और ये वाले एल्यूड का मतलब मैंने आपको बता दिया, सजेस्ट करना, हिंट देना किसी चीज को इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। और इसको हम इम्प्लाई भी कहते हैं, ठीक है। मैथ्स में पढ़ा होगा ना, दिस इम्प्लाइड, तो वैसे करके हम डालते थे, दिस इम्प्लाइड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो वही, तो ये भी आपस में सिनोनिम नहीं है, ठीक है। और ये फॉर बियर का मतलब भी, ठीक है, क्या होता है, देखो, फॉर बियर का मतलब होता है नॉट टू बियर, नॉट टू बियर। और बियर का मतलब होता है किसी चीज को उसको डील करना उसके साथ। नॉट टू बियर का मतलब भी बेसिकली क्या हो जाएगा, टू अवॉइड, ठीक है।
और इसका मतलब वर्ड होगा, लेकिन इसके साथ दूसरा वर्ड दिया ही नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो लेटर है और ये आफ्टरवर्ड्स है, ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है, ध्यान रखना। ये जो लेटर है ना, इसका एक, जैसे मैंने बोल दिया कि ये दो चीज़ें हैं, और ये बाद वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं लेटर, LATTER। पहले वाले को हम बोलते हैं फॉर्मर, क्या बोलते हैं, फॉर्मर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं, LATER, आई विल कॉल यू लेटर, तो ये वाला लेटर, ठीक है। अगर मूवी देखने गए हो और आप कह रहे हो कि मुझे बाद वाला हिस्सा पसंद नहीं आया और वो डिसइंटरेस्टिंग था, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ये वाला लेटर यूज़ करेंगे। और इसका जो पहले वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मर। लेकिन ये वाला जो आफ्टरवर्ड्स होता है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा बात की जाती है, तो इसका मतलब ये भी सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है। ये भी सिनोनिम नहीं है, ये भी सिनोनिम नहीं है, और ये भी सिनोनिम नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है या गलत है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बस मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स बता दिया, आप ये नोट कर लेना। आगे चलते हैं। डेविल्स एडवोकेट वुड बी अ काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंटर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा इंसान, ठीक है, जो कोई ऐसे फैक्ट्स डाल रहा है किसी स्पीच में, ऐसे फैक्ट्स डाल रहा है जिसको वो सपोर्ट भी नहीं करता, लेकिन उसने उस बात को क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, मतलब स्पीच को कंटिन्यू करना है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, सतीश हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। हॉर्स माउथ का मतलब होता है जब आप किसी ऐसे इंसान से वो बात सुनते हैं जो अथॉरिटिव है। अथॉरिटी का मतलब वो डायरेक्ट पर्सन है जिसके साथ वो नॉलेज या फिर वो इंफॉर्मेशन या फिर वो टेक्स्ट एफिलिएटेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट पर्सन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, पहला आंसर ही आ जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। चलिए, आप लोगों ने कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा। आगे चलते हैं। सतीश इज सीटेड बिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड्स होते हैं, बिसाइड्स और बिसाइड, ठीक है। तो ये वाला बिसाइड जो होता है ना, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। और ये वाला जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है नियर, ठीक है, या फिर बाय को ही हम क्या बोलते हैं, बाय द साइड, ठीक है। और बाय द साइड को ही हम फिर क्या बोल देते हैं, बिसाइड, या फिर हम, ठीक है, नेक्स्ट टू भी बोल सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। मूट डिबेटेबल, मूट का मतलब भी डिबेटेबल होता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो एक जगह पे एग्री नहीं कर रही, ठीक है, और इसका मतलब उस पर डिबेट होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मूट का मतलब भी डिबेटेबल होता है। ये आपस में सिनोनिम हो गए, सिंगुलरली इंडिविजुअली। उसके बाद रेजिमन एंड प्रेस्क्रिप्शन, सर्वर एंड डिटैच। सर्वर का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना, ठीक है। He severed the rope into 2 pieces, ठीक है। He severed all his contacts with his family, ठीक है। तो ये आपस में सिनोनियम है, ये आपस में सिनोनियम है। रेजिमेंट का मतलब क्या होता है, रेजिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी डाइट जो आप फॉलो करोगे और आप उससे आपकी हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, डाइट प्लान कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब भी क्या होता है कि जो डॉक्टर आपको चीज़ें सजेस्ट करता है कि आपको ये लेना है, जरूरी नहीं है वो मेडिसिन ही है, जरूरी नहीं होता वो मेडिसिन ही हो, वो आपका कोई फ्रूट भी हो सकता है कि आपको ये फ्रूट खाना है। डॉक्टर आपको लिख के देता है ना कि आपको बेटा ये फ्रूट खाना है, ये करना, इससे जल्दी रिकवर कर लोगे। तो बेसिकली वो एक ऐसी चीज जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करे। तो ये दोनों भी आपस में सिनोनियम है। आंसर आपका ये आएगा। तो ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है जो भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए। सिंगुलरली का मतलब अगर आपको लग रहा है इंडिविजुअली, तो गलत है। इंडिविजुअली का मतलब होता है ईच कह सकते हैं, 1 by 1 कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंगुलरली का मतलब होता है एक्सेप्शनली, दैट इज अब कह सकते हैं वेरी यूनिक। वेरी यूनिक तो नहीं बोलेंगे, या फिर वेरी इन एन अनयूजुअल वे, जब हम कह सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल इन एन अनयूजुअल वे, ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था, ठीक है। तो इसका आंसर भी आएगा, ध्यान रखना। आई हैवंट स्टडीड गॉट अ लॉट लेटली। लेटली क्या है, लेटली का मतलब यहाँ पे क्या है, रिसेंटली। रिसेंटली को हम ऑफ लेट भी बोलते हैं। ऑफ लेट इज अ फैंसी वर्ड ऑफ लेटली और रिसेंटली। तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। विच सेंटेंस इज द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा सही है। द फ्लावर्स के बाद आवाज आ गया, गलत हो गया। द मीटिंग स्टार्टेड प्रॉम्प्टली एट ए, ठीक है। स्टार्ट ये देखते हैं, कंप्यूटर्स सेव टाइम, ठीक है, ठीक है। द मीटिंग के बाद यहाँ पे स्टार्ट आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। कंप्यूटर सेव टाइम, ये सही हो गया। लाइटनिंग स्ट्राइक्स आना चाहिए था, तो गलत हो गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस नन ऑफ द मिनट्स, ठीक है। जो नन होता है, ध्यान रखना कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ जा सकता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ले सकता है। अगर तो ये प्लूरल के साथ लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, और यहाँ पे वर्ब भी सही था, तो ये सेंटेंस सही है। नन ऑफ द टाइम अनकाउंटेबल के साथ जाएगा, फिर यहाँ पे वाज ही आएगा, फिर यहाँ पे वर्ब मत लिख देना, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी अपने आप में सही है। इज एनी ऑफ द पिज़्ज़ा लेफ्ट, तो ये भी सही है, ठीक है। सेंटेंस अपने आप में इनकरेक्ट कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं।
सेंटेंस देखो फटाफट एक बार अपने लेवल पे ट्राई कर लो यार। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अमंग दिस ट्रू स्टेटमेंट्स इधर सतीश और सैजल टेक्स आउट ऑफ द गार्बेज, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ईच ऑफ दीज प्रिस्क्रिप्शंस हैव साइड इफेक्ट्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले वाला जो लिखा हुआ है और के बाद सैजल लिखा हुआ, टेक्स लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे वाला ईच ऑफ दिस प्रिस्क्रिप्शंस के बाद हैज आना चाहिए था, तो ये गलत है। पहला सही, बोथ आर करेक्ट, गलत। पहला सही, दूसरा सही, गलत, ये सही हो गया। बी ऑप्शन आ गया। चूज अ सेंटेंस दैट हैज इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो ये जो सेंटेंस है कंट्रैक्शन पे आया। अब ये कंट्रैक्शन क्या होता है, हमारे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं ना, वैसे फॉर्म्स भी कंट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आर नॉट को हम क्या लिख देंगे, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक है, तो वैसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम, तो क्या बन जाएगा आई एम। तो ये जो वर्ड है ना, ये कंट्रैक्ट होके एक ही वर्ड बन गया। ये 2 यूनिट्स थी, यहाँ पे एक ही यूनिट बन गई, ठीक है। ये तो आपने सुना होगा विल नॉट, इसका क्या बना देंगे, विल नॉट का नहीं होता, ठीक है, विलेंट नहीं होता, ठीक है, विल नॉट का नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इज नॉट, इजंट, ठीक है। हाँ आई विल का होता है, ठीक है। तो आई हैड का होता है, तो बहुत सारे होते हैं, इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। तो वही कह रहा है कि ये वर्ड्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो किसकी बात कर रहा है, व्हेन यू ब्रिंग, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो इसमें से देखना कि कौन सा वर्ड सही यूज किया हुआ है। व्हेन यू विल ब्रिंग योर पिक्चर्स, तो यहाँ पे इसका मतलब तो यू आर हो गया, तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, योर पिक्चर्स। तो ये सेंटेंस होना चाहिए। बाकी भी पढ़ लेते हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल सही। इफ़ यू आर प्लानिंग, बिल्कुल सही। नन ऑफ द अबव, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, तो मुझे लगता नहीं कि हर कोई इसको करके आया होगा, किसी को समझ ही नहीं आया होगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो ये कंट्रैक्शन बेस्ड था। नेक्स्ट आई ब्लैंक हर स्पीक ऑन फ्राइडे नाइट अबाउट एडवांटेजेस ऑफ द ऑर्गेनिक, ठीक है। देखो वुड हियर यहाँ पे जो है इनप्रॉबेबिलिटी शो कर देगा, तो विदाउट एनी रीजन आप इनप्रॉबेबिलिटी बोल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या, आई विल हैव रेड, तो जब तक आपको कंप्लीशन का रेफरेंस नहीं दिया जा रहा तो यहाँ पे यूज नहीं करोगे। वुड हैव रेड, ये इनकम्प्लीशन हो गया, मतलब ये कंप्लीशन है, मूड में हम इसको यूज करते हैं, तो ये भी गलत, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं सुनूंगा फ्राइडे को। चूज इनकरेक्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकरेक्ट देखना क्या है, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। द चिल्ड्रन इन द पार्क इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑन स्विंग्स, सरिता इज एन एक्सीलेंट स्कूल टीचर, शी कुडंट बिलीव द प्रेमिस ऑफ द स्टोरी। प्रेमिस का मतलब क्या होता है, सिट्टा, उसका बेस, ठीक है, मतलब तंत्र, जिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। जिस्ट का मतलब मेन आइडिया। आई सॉ डॉक्टर घोष बिकॉज डॉक्टर खान वॉज ऑन लीव, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब भी नहीं गिवन, तो ए है गलत, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट देख लो क्या है। What is not correct if nest is to bird, देखो इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है कि जो बर्ड है that resides in nest, ठीक है, तो वो कहाँ पे रहता है, नेस्ट में रहता है। जो एयरक्राफ्ट है और हैंगर के बीच में क्या रिलेशन होता है, हैंगर एक ऐसी प्लेस होती है बेसिकली जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है मेंटेनेंस के लिए और उसकी रिपेयर के लिए, उसको हम हैंगर कहते हैं। ये CGL के प्री में आया था 2019 में, ठीक है। और ये देखो इसका मतलब ये एयरक्राफ्ट का घर ये हो गया, मतलब एयरक्राफ्ट रिजाइड्स इन हैंगर, ठीक है। उसके बाद वॉल्ट इज टू मनी, मनी कहाँ पे रखी जाती है, वॉल्ट में, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक इज टू ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है बेसिकली, आपने देखा होगा मूवीज में, सॉरी जब आप शादी वगैरह में जाते हो तो आगे जो एक लीड कर रहा होता है, सिंगर होता है, परफॉर्मर होता है, पीछे उसकी ऑर्केस्ट्रा होता है, जो ग्रुप होता है। तो म्यूजिक जो है ऑर्केस्ट्रा में ही लाई कर रहा है, रिजाइड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और ध्यान रखना जो लीड करने वाला उसको हम कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कंडक्टर भी कहते हैं। तो ये भी सही लग रहा है, ठीक है। और ये बी इज टू वाइन, इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो जो मोस्ट लॉजिकल आंसर होगा तो वो डी होगा। ये ऑफिशियल आंसर नहीं है, ये मेरी अपनी अजम्पशन है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मतलब जो मुझे लगता है कि डी आंसर होना चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अदरवाइज डी आंसर ही सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं, ट्राई करो पहले एक बार फटाफट से, फिर मैं जल्दी से बता दूंगा। चलिए सबसे पहला क्या है, द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ लस्विशियस। देखो इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि व्हेन यू आर
व्हेन शोज फीलिंग, या फिर जब आपकी एक ऐसी इंटेंशन होती है टू गेट इंटीमेटेड विद मोर देन वन पार्टनर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लास्विशियस। ठीक है, तो लास्विशियस का जो सिनोनियम होगा वो देखते हैं, या एंटोनियम होगा, ऑपोजिट पूछा उसने। ठीक है, तो डिवोटेड देखते हैं, एक दूसरा है चेस्ट, तीसरा है फ्लूइड, दूसरा है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट करना है, शो करना, क्लियर शो करना, क्लियरली शो करना अपने अपने थॉट्स को या फिर अपने आइडियाज़ को। मैनिफेस्ट क्या है इसका, जो वो शो कर रहे हैं, हम कहते हैं ना मैनिफेस्टो क्या है, तो वहीं से ये वर्ड निकल के आता है। ठीक है, डिवोटी तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसका चेस्ट, चेस्ट का मतलब क्या होगा, चेस्ट का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक इंसान के साथ ही इंटीमेट होने की इच्छा रखता है, या फिर जो एक्साइट नहीं होता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली आपस में ऑपोजिट वर्ड्स होंगे, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है रिपरकशन। इसका मतलब होता है कि कोई भी बैड रिजल्ट होना या बैड कॉन्सिक्वेंस हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अवर्स अफेक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं रिपरकशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रिएक्शन हो सकता है, कंकशन हो सकता है, रिलोकेशन हो सकता है, क्लेवर रिप्लाई हो सकता है। तो जल्दी से एक बार ट्राई करो, बी फास्ट। तो देखो, कंकशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि जब आप कॉन्शियसनेस लूज कर जाते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, तो उसको हम कहते हैं कंकशन। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता बेसिकली, रिकलेक्शन ये भी नहीं हो सकता, किसी चीज़ को दोबारा से कलेक्ट करना, रिप्लाई ये भी नहीं हो सकता, कैरेक्टर रिप्लाई। ठीक है, तो बैड इफेक्ट का मतलब रिएक्शन होगा, कॉन्सिक्वेंस तो इसके साथ किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, रिएक्शन के साथ। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट। तो यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे होगे, डू यू लाइक, आर यू लाइकिंग, यू लाइक, तो यहाँ पे वुड यू लाइक। तो हमें पता है कि जो वुड यूज़ करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक्सक्यूज मी व्हाट इज टाइम प्लीज। ठीक है, यू हैव द टाइम प्लीज गलत, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर नहीं है। ठीक है, तो हैव यू गॉट द टाइम प्लीज, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, एक्सक्यूज मी आप किसी को बोलोगे, किसको बोलोगे, तुम्हें टाइम मिल गया, नहीं, या फिर तुम टाइम पूछ रहे हो, तुम टाइम पूछ रहे हो, तो यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ही लाइक्स रीडिंग, ही वॉज अ रीडर। ठीक है, ही वॉज अ ब्लैंक रीडर होगा, तो यहाँ पे इसी वजह से फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। तो कैसा रीडर है वो, सबसे पहले एंक्शियस, एंक्शियस का मतलब होता है वरीड। ठीक है, जिसको हम जेटरस भी बोलते हैं, वियरी भी बोलते हैं, वियरी, ध्यान रखना, एक वियरी वर्ड होता है जिसका मतलब भी होता है वरीड। एंथुसियास्टिक, ठीक है, और वर्केशियस, वर्केशियस और उसके बाद फेवरेंट। तो आप एक बार ट्राई करो, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो है बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो मुझे लगता है बी आंसर लगा के आएंगे, बाकी आप अपने लेवल पे एक बार जो है इसको जरूर ट्राई कीजिए। देखो, फर्वेंट का जो मतलब होता है, फर्वेंट का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ डिवोटी, अभी आप ऊपर एक वर्ड आया था ना, डिवोटी वर्ड, हाँ, तो ये डिवोट वर्ड आप कह सकते हैं। जब आपकी ओरिएंटेशन किसी को लेकर आप सपोर्ट हो जाते हो, किसी को सपोर्ट करते हो बहुत ज़्यादा, तो उसको हम फर्वेंट बोलते हैं। लेकिन वो वर्ड तो नहीं है यहाँ पे। एंथुसियास्टिक बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करेक्ट वर्ड कौन सा है, वर्केशियस। वर्केशियस का मतलब होता है एविड, आपने एविड वर्ड सुना होगा। एविड का मतलब होता है कि एविड रीडर सुना होगा, एन एविड रीडर। एविड रीडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, जिसको नई चीज़ें जानना अच्छा लगता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्केशियस रीडर। ठीक है, इसके बेसिस पे एक पैराजम्बल भी आया हुआ है इस वर्ड के बेसिस पे, वो कभी कर लेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, आप एक बार पहले अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे, बी फास्ट। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 क्वेश्चन, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, चूज द बेस्ट फिट अमंग द अल्टरनेटिव्स। तो इसके अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, तो देखना कौन सा सही है। आई रिमेंबर आई वाज टेकन टू द म्यूजियम, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय सिस्टर, आई रिमेंबर माई सेल्फ बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, आई रिमेंबर टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको खुद को नहीं याद, बल्कि आपको एक्शन याद है। ठीक है, आई रिमेंबर टेकन टू, ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर कोई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला एक दिया हुआ कि ये वाला दिया हुआ है, तो इसमें आप देखोगे उसने दिया हुआ बाय माई सिस्टर, तो ये स्ट्रॉन्ग आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया ही नहीं गया ना कि कौन लेके जा रहा है, और टाइम की बात भी है। ये नॉन इनफिनिट का डेप्थ में कंसेप्ट है, चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझ लो कि सिस्टर दिया हुआ, तो इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्या है, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स, इसका मतलब होता है कि सब कुछ सच सच बता देना। ठीक है, तो जो भी कुछ आपने किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाए, तो ग्रेम प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का इंपॉर्टेंस गलत, प्रेस खुद की प्रशंसा करना गलत, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग गलत, कन्फेस एवरीथिंग, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है टू बी अबव बोर्ड। ठीक है, अबव बोर्ड का मतलब होता है
स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का फैंसी वर्ड है अबव बोर्ड, ठीक है, याद रखना आगे से। अगर हम कहते हैं ना आप किसी से चैट कर रहे हैं, आप किसी से को बोल रहे हैं कि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आगे से ध्यान रखना क्या बोलोगे, आई एम अबव बोर्ड, तो उसको भी डिक्शनरी ढूंढने चलाने का मौका दो, ठीक है। तो अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, हैव अ गुड हाइट, गलत, टू बी ऑनेस्ट ये सही, ठीक है, टू हैव डेप्थ नहीं, ठीक है, ब्यूटीफुल गलत, तो ये ऑनेस्ट सच बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा। चलिए, अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है जिस चीज को आप समझ नहीं सकते, ठीक है। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इट इज टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो उस तरीके से हम यूज करते हैं। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिस चीज को आप भूल नहीं सकते, इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, ठीक है, जिस चीज को आप भूल नहीं सकते, उसके बाद लिखा है इनएलिजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको आप रीड नहीं कर सकते, अनएबल टू रीड, जैसे मैं बोलूँ इनएलिजिबल रिमार्क्स या फिर इनएलिजिबल सिग्नेचर, एक ऐसा सिग्नेचर है जिसको आप रीड ही नहीं कर पा रहे। डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उनकी हैंडराइटिंग के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इनकॉर्जिबल का मतलब होता है कि जो चीज बियॉन्ड रिपेयर है, जब आप किसी चीज को लेकर होपलेस हो जाते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनकॉर्जिबल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मैनी इज कॉल्ड, जब कम लोग रूल करते हैं। मोनार्की का मतलब जो रूल बाय किंग, ओब्लिगार्ची का मतलब ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, ये जो कम लोग जो हैं रूल करते हैं ज्यादा लोगों को। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द रिच, जब अमीर लोग राज करते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जब कोई एक इंडिविजुअल बॉडी या इंडिविजुअल पर्सन पूरा राज करता है, तो बेसिकली ये भी ऑटोक्रेसी का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे फ्यू वाली बात है, तो ओलिगार्ची का आंसर आ जाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। अब हम इस पर कुछ ना कुछ आगे मैं आपको फ्री क्लासेस देता रहूँगा इसमें, ठीक है। आज के लिए हम इतना करेंगे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आगे वाली क्लासेस के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू, बाय।